जय भीम मैं चेतना, जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में मजदूर आक्रामक, खाद्य निगम के मजदूरों ने निकाला मोर्चा। नागपुर जिले के जल स्तर का जायजा लेने पहुंचे राज्य के जल संसाधन मंत्री राम शिंदे ने किया 60 करोड़ की निधि नागपुर जिले को दिए जाने का खुलासा। और विश्व फोटोग्राफी दिन पर नागपुर में प्रदर्शनी का आयोजन, छायाचित्रकारों ने पेश की अपनी अद्भुत कला। अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्कर्स यूनियन की ओर से सरकारी नीतियों के विरोध में मोर्चा निकाला गया। देश की राजधानी दिल्ली में मजदूरों ने पानी एकता बताते हुए मोदी सरकार के खाद्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के खिलाफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्कर्स यूनियन की ओर से मोर्चा निकाला है। इस मोर्चे में एफसीआई के वर्कर बड़ी संख्या में शामिल हुए। गौरतलब है कि भारतीय खाद्य निगम श्रमिकों को हटाकर इसे ठेकेदारी पद्धति से लेने की बात की जा रही है, जिसके विरोध में नई दिल्ली में मजदूरों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मोदी सरकार के विरोध में घोषणाबाजी भी की गई। तो एंट्री करना चाहिए, ये डिपो में एंट्री करना चाहिए, ये डिपो ये एफसी में एंट्री करना चाहिए। ये लोग एफसी वाला लूट रहे हैं, एफसी ऑफिसर लोग लूट रहे हैं, इनको एंट्री क्यों नहीं हुआ, क्यों सुबह नहीं हुआ? लेकिन वर्कर के खिलाफ में वर्कर का को हटाने के लिए इन लोग कामोबाज करते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं मारने के लिए रेडी है। लेकिन हम लोग ठेकेदारी आएगा, डिब्बा आएगा, हम लोग मारेंगे, लेकिन ना छोड़ेंगे किसी ने को नहीं छोड़ना है। हम लोग के जीवन का बात है, इसीलिए हम लोग व्यवसाय के लिए हम सबके तरफ से हम बोल रहे हैं। हम लोग बाबू जी बोलेगा इनको अब क्या करेंगे, हम लोग को पता नहीं होगा। लेकिन इन लोग आज हम लोग ऑफिसर लोग बोलते हैं, इन लोग इतना घंटा का बात बोलते हैं, करोड़ रुपए कमाने के लिए हम लोग इतना स्पीड में करते हैं। लेकिन हम लोग पैसा देने के लिए, हम लोग अग्रीमेंट करने के लिए, हम लोग साथ में ऐसे वर्कर्स साथ में अग्रीमेंट करने के बाद भी आज तक इनको नहीं हुआ है। महाराष्ट्र राज्य के जल संसाधन मंत्री राम शिंदे गुरुवार को नागपुर पहुंचे हुए थे, जहां अपने विभाग के अधिकारियों से एक बैठक के दौरान जल संसाधन मंत्री राम शिंदे ने नागपुर जिले में हुई बारिश और जल स्तर जायजा लेते हुए करीब नागपुर जिले को 60 करोड़ 30 लाख की निधि दिए जाने की जानकारी पत्रकारों को दी। या वर्षी लवकर झाल्यामुळं आणि गेल्या वर्षी ही योजना उशिरा सुरू झाल्यामुळं, नवीन योजना असल्यामुळं, निधी आणि इतर सर्व गोष्टी त्याच्यामध्ये नव्याने करावायच्या असल्यामुळं आपण त्याला मुदत वाढ दिली होती जूनपर्यंत, परंतु पाऊस लवकर आल्यामुळे ते मुदतीत देखील कामं होऊ शकली नाही आणि म्हणून त्यांना आणखी मुदत वाढ देण्याची आवश्यकता आहे। ती डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढ देण्याची सरकारने तयारी ठेवलेली आहे। लवकरच त्याचा शासन परिपत्रक निघेल। गावांची संख्या आणि निधी खर्चित किती आहे? निधी मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी अखर्चित जो राहिला आहे तो एप्रिलमध्ये निधी दिला गेला आणि 2 महिन्याचाच कालावधी लागला आणि पाऊस लवकर आल्यामुळे तो निधी खर्च होऊ शकला नाही, परंतु आता डिसेंबरपर्यंत त्याला मुदतवाढ दिल्यास ती निधी खर्च होईल। आकडेवारी सांगायची का तुम्हाला? हो, आकडेवारी सांगितलं। कुठे ते आकडेवारी? दुसरा आकडेवारी दुसरं आहे। नागपूर विभागामध्ये 42 कोटी आणि 99 लाख एवढा निधी खर्चित राहिला आहे आणि राज्यभरामध्ये जवळपास 293 कोटी आणि 43 लाख निधी एवढा अखर्चित राहिला आहे। परंतु अखर्चित निधी राहण्याचा विषय असा आहे की एप्रिलमध्ये पैसे उशिरा दिले आणि एप्रिलमध्ये दिलेले पैसे जूनपर्यंतच खर्च करायचे होते आणि पाऊस लवकर आगमन झाल्यामुळे ते पैसे वेळेत खर्च होऊ शकले नाही आणि म्हणूनच आता आपण मुदतवाढ देतोय आणि म्हणून आता निधीची कुठलीही अडचण नाही आणि आणखी निधी उपलब्ध होणार आहे। यावर्षी देखील आपण जवळपास 1300 कोटी रुपये निधीची तरतूद केलेली आहे। 400 कोटीची ऑलरेडीच केलेली आहे, 700-750 कोटी आता आणखी नव्याने मिळणार आहेत। बजेटमध्ये देखील या खात्याला निधी दिलेला आहे आणि म्हणून आज नागपूर विभागाची बैठक संपन्न झाली। संपूर्ण डिव्हिजनल कमिशनरमध्ये ही बैठक घेतल्यानंतर तिथले प्रश्न समजून घेऊन हा राज्य सरकारचा फ्लॅगशिप कार्यक्रम
अतिशय वेगानं आणि चांगल्या पद्धतीनं चालण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे आणि म्हणून हा बैठका आयोजित केल्या आहेत आणि त्या अनुषंगाने हे प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले। भंडारा जिले के समतानगर लेआउट में विपश्यना केंद्र बनाने की मांग को लेकर पिछले 16 सालों से प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन इस मांग को नजरअंदाज करते हुए समतानगर के लोगों ने लेआउट की 5000 स्क्वायर फीट की जगह पर मंदिर का निर्माण किया, जिसमें विपश्यना केंद्र के लिए जगह उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आमरण अनशन किया गया था। भंडारा शहर के समतानगर लेआउट में महिला बाल संस्कार केंद्र और विपश्यना केंद्र की स्थापना के लिए पिछले 16 सालों से प्रयत्न किए जा रहे थे। इस मांग को लेकर कई विभागों में पत्र भी लिखे गए। इस लेआउट में लगभग 7000 स्क्वायर फीट जगह थी, जिसका उपयोग विपश्यना केंद्र बनाने के लिए किए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन समतानगर के ओबीसी समाज के कुछ लोगों ने 5000 स्क्वायर फीट पर बिना किसी के अनुमति के गायत्री मंदिर का निर्माण किया और शेष जगह पर भी अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है, जिसका विरोध कर विपश्यना केंद्र बनाने की मांग को लेकर आमरण अनशन किया गया। भंडारा शहर के अंदर में समतानगर नाम की एक लेआउट है, जिस लेआउट में 140 परिवार रहते हैं। उसमें कम से कम 60 से 70 परिवार जो है वो अम्बेडकरवादी है और बाकी परिवार जो है ओबीसी परिवार से संबंधित सारे लोग हैं। कई सालों से ये लोग साथ में बड़ी अच्छी तरह से घुल मिल के ये रहते थे, लेकिन कुछ दिन पहले वहाँ उस लेआउट के अंदर में जो ओपन स्पेस है, उस ओपन स्पेस में से 5000 स्क्वायर फीट जगह पे कुछ ओबीसी समाज के लोगों ने गायत्री मंदिर का निर्माण किया। जो गायत्री मंदिर निर्माण करते समय पे उन लोगों ने प्रशासन से, सरकार से किसी भी किस्म की परवानगी परमिशन ना लेते हुए उन्होंने उस मंदिर का बांधकाम किया। उस मंदिर के बाजू में 2000 स्क्वायर फीट जगह जो है वो हमारे लोग अपनी पूजा अर्चा और विपश्यना के लिए यूज़ करते थे। मंदिर के बाजू में जगह होने से ओबीसी लोगों को ये लगता है कि ये जगह भी जो है वो हमारी होनी चाहिए और इस जगह के ऊपर में बौद्ध समाज के लोगों का किसी भी तरह का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी हमारे लोग उस जगह पर जाके अपनी पूजा अर्चा आरंभ करते हैं, उस वक्त ये ओबीसी समाज के जो लोग हैं, ये मंदिर परिवार से जो लोग रिलेशन में रखते हैं, वो सारे लोग हमारे लोगों को बड़ी अलग तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। उस ट्रीटमेंट में इन लोगों के उस जगह पर पानी फेंकना, इनका जो विपश्यना चालू रहता था बड़े जोर जोर से इनका लाउड स्पीकर बजता है, बहुत जोर जोर से आरतियाँ बजती है, उनके ढोल ताशे बजते हैं और किसी भी तरह से ये लोग इनकी विपश्यना को डिस्टर्ब करे, इस हिसाब से वो अपना क्रियाक्रम चालू रखते हैं। इसी चीज़ के ऊपर में वो रुके नहीं, उसके आगे बढ़ते हुए उन्होंने यहाँ के लोगों के खिलाफ में पुलिस स्टेशन में कई रिपोर्टें दर्ज किए। पुलिस द्वारा भी इन लोगों को कई अन्य प्रकार भी पुलिस द्वारा भी इनको टॉर्चर किया जाता है। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामुद में विकास कार्यों के नाम पर निम्न दर्जे का काम किया जा रहा है। 22 करोड़ की निधि मंजूर होने के बाद भी दुय्यम दर्जे की वस्तुओं का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसके विरोध में जलगांव जामुद में लोगों ने आमरण अनशन किया। बुल्ढाना के जलगांव जामुद में विकास कार्य करने का दिखावा करते हुए करोड़ों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 22 करोड़ की निधि मंजूर होने के बाद भी दुय्यम दर्जे की वस्तु का इस्तेमाल कर निर्माण कार्य जारी है। ग्रामवासियों का कहना है कि कुछ दिन पहले बनाई गई दीवार ढह गई है, नालियां टूट गई है, जिससे कि लोगों की जान को भी खतरा है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इस भारत देश के अंदर दलित और मुस्लिमों के साथ क्या सलूक हो रहा है, ये पूरे भारत के, हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को मालूम है, आम है। तो इस भारत के अंदर जो भी ये हो रहा, अपने इसके भारत के जो भी प्रधानमंत्री साहब जो है, इन्होंने आपका इसके जो भी बताया है उसके मुताबिक काम नहीं हो रही है। और जो ये जलगांव जामुद नगर परिषद के अंदर जो भी ये काम हो रहे, ये इस देख लो, जो भी दलित मुस्लिमों की बस्तियाँ, ये बस्तियाँ के अंदर कोई ये नहीं होते काम, पूरे भारत के अंदर कहीं भी देख लिया आप। और इसकी जलगांव जामुद नगर परिषद के अंदर ये हमारे नाले का जो काम है, ये 3 बार भीग पड़े, 22 कोटी का इसका काम ले हुआ है उनमें।
और तुम जाके देखो वहाँ पर कि क्या काम हो रहा है, वहाँ क्या नहीं हो रहा। सीमेंट, उसमें सलिया, बाकी चीज़ों का एक भी कोई चीज़ का वापर नहीं, बस नदियों की रेती आ रही, गिट्टी देखो तो ऐसी जा रही नकली। इसकी चौकसी करने को, अब इसके पहले भी जो ये लोग ऑपरेशन पे बैठे थे, इन्होंने उनको आश्वासन दिए कि हम वो काम करते, इन्होंने कोई भी काम नहीं करे। अभी वहाँ एक ट्रिप नहीं था डाले और बोले कि हम वहाँ पे आके सब हमारे हाथ से करेंगे। ये एक ना सीओ साहब आए वहाँ, ना नगर अध्यक्ष साहब, ना कोई आया वहाँ पर। मुस्लिम बस्ती में कोई काम नहीं हो रहा है और कर रहे भी है तो बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो 7/8/2016 को हमने एक तकरार करी थी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिए। उसके अंदर नाले में ना सलिया है ना रेती है, गिट्टी की ढूस में उसका काम हो रहा है। हमारे बच्चे वहाँ गिर रहे पड़ रहे हैं, इसकी चौकसी होने होना और वो ठेकेदार पे गुना दाखिल होने होना, ऐसी हमारी मांग है। नागपुर में विश्व फोटोग्राफी दिन के उपलक्ष्य में नागपुर के शंकर नगर में राष्ट्रभाषा सभागृह में शंकर फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां नागपुर पत्रकारिता जगत के छायाचित्र द्वारा इस प्रदर्शनी की तस्वीरें अपने आप में अनोखी थी। इस दौरान इस प्रदर्शनी का जायजा लेते हुए फोटोग्राफर से खास बातचीत की हमारी संवाददाता मोनिका अक्केवार ने। हजारो शब्दांच्या भावना त्या व्यक्त करण्यासारख्या असोत अथवा व्यक्त न करण्यासारख्या असोत, मात्र फोटोग्राफर त्या फोटोच्या माध्यमातून जगापुढे आणतो। आणि नागपुरातील जे नावाजलेले फोटोग्राफर आहेत ते आज आपल्यासोबत आहेत आणि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे निमित्त आपण त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत। तर नेमकं सांगा, तुम्ही आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आणि फोटोग्राफरची भूमिका तुम्ही कशी बजावता? सब में हमको अच्छा ये लगा कि हमारे जो सीनियर फोटोग्राफर्स थे जो रिटायर हो गए हैं, उनका जो सत्कार हुआ है, बस ये सत्कार ही हमको बहुत अच्छा लगा कि उनका सत्कार हो रहा है और आगे भी हम ये करते रहे, बस ये हमारा। आप मुझे बताइए, लड़कियां बहुत कम रहती है फोटोग्राफी में, एक लड़की होने के नाते आप बहुत ऊंचाई तक गई हो, तो आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लड़की हूँ तो मुझे ज़्यादा एक विशिष्ट दर्जा इस फील्ड में मिलता है। आप देखेंगे जैसे मैं भीड़ में अलग दिखती हूँ इन सब से, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है मेरे लिए और यही एक जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है जो मुझे आगे बढ़ने का एक प्रेरणा देती है, तो उसी के लिए मैं फोटोग्राफर लोक फोटोच्या माध्यमातून हजारो भावना व्यक्त करतात, तर तुम्ही काय सांगाल त्याबद्दल? न्यूज़ फोटोग्राफी करताना आम्हाला आमचं घर खूपदा विसरावं लागतं। कुठे रात्री 1:30-2 वाजता आम्हाला आमचं घर सोडून न्यूज़ कवर करायला जावं लागतं आणि रात्री बेरात्री आम्ही कामं करतो। पाऊस किती जोरात राहावा, आम्हाला शहरातली परिस्थिती दाखवाच लागते। तर न्यूज़ फोटोग्राफी करताना तुम्हाला स्वतःला सुद्धा खूपदा विसरून न्यूज़ फोटोग्राफी करावी आणि न्यूज़ फोटोग्राफीमध्ये तुम्हाला फोटोज असे काढावे लागतात की त्यामध्ये न्यूज़ दिसून गेली पाहिजे। वृत्तपत्रामध्ये हजारो शब्दांमध्ये लिहिलेलं असतं, मात्र एका फोटोनी सगळं काही समजून जातं, तर त्या फोटोग्राफरबद्दल तुम्ही काय सांगाल? कोणताही काय म्हणू आपण त्याला, ॲक्सिडेंट किंवा मोठी आपात काय म्हणू त्याला, कोणतीही मोठी घटना झाली तर सर्वात पहिले स्पॉटवर जाण्याकरता आपल्याला कसं पोहोचता येईल, तिथे पोहोचल्यानंतर आपण एक तर सुरुवातीला फोटो मिळेल किंवा शेवटी मिळेल, परंतु स्पॉटवर सर्वात पहिले जाणे महत्त्वाचे। बस फोटो कॅमेऱ्याच्या मागे राहून तुम्ही संपूर्ण जगाला कॅमेरासमोरचं चित्र दाखवता, त्याबद्दल काय? मॅडम, असं असते की एखादा इन्सिडेन्स होतो, एका चिमुकलीला एका ट्रकच्या खाली येऊन तिचा जीव जातो, तिथे गेल्यानंतर आपल्या भावनांना आपल्या आतमध्ये दाबून, आपल्या अश्रूंना आपल्या मनात दाबून त्याला बाहेर न काढता तिथे लोकांचा रोष हा समजून आपलं काम कसं करणे। कारण कसं असतो, फोटोग्राफर हा सर्वात इझिली अटॅक होऊ शकणारा असा व्यक्ती असतो एखादी घटनेवर। म्हणजे तिथे गेल्यानंतर तिथचे जे लोक आहेत त्यांना फोटोग्राफरच हा शत्रू दिसतो आणि त्यांच्यावर असे जुने असे आमच्यावर पुष्कळ घटना झालेल्या आहेत की जिथे फोटोग्राफर वृत्तपत्र छायाचित्रकारांवर हमले झालेले आहेत। तर माझं म्हणणं इतकंच आहे की फोटोग्राफर हा कोणाचा दुश्मन नाही आहे, तो तुमच्याचसाठी तिथे आलेला असतो। तर लोकांनी ती समज त्या वेळेवर घ्यायला पाहिजे। आणि आजकाल जे सध्या सुरू आहे, तर मला फक्त इतकंच म्हणायचं आहे की आज फेसबुक आणि सोशल मीडियावर सर्वजण आज जो कॅमेरा पकडून, तर माझं म्हणणं हेच आहे की nowadays every person with a DSLR is not a professional photographer। तर म्हणून स्वतःचे कोणाचेही फोटो काढून कोणालाही टॅग करणे आणि त्याच्या खाली आपली क्रेडिट लाईन देणे, अशामुळे खूपशे मोठे फोटोग्राफर्स आहेत, त्यांच्या संदर्भात पण
त्यांनी विचार करावा, कारण की आजकाल तो जमाना राहिलेला नाही आहे जेव्हा रात्री 12च्या नंतर घरात बसून डार्क रूममध्ये फोटो डेव्हलप करावा लागत होते. आजकाल फक्त एका क्लिकमध्ये काम होतो, तो तुम्हाला फोटो दिसतो. तो फोटो तुमच्या कामाचा नसला तर तुम्ही त्याला डिलीट करता आणि जर कामाचा असला तर त्याला वापरता येतं. आणि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आहे, तर आता यंगस्टर्स आहेत, सेल्फीचा खूप नाद आहे यंगस्टर्समध्ये, सेल्फीमुळं खूप लोक प्राण गमवत आहेत. तर वर्ल्ड फोटोग्राफी डेच्या निमित्त एक फोटोग्राफर म्हणून काय सांगू इच्छितो? एक फोटोग्राफर म्हणून मी हे सगळ्यांना सांगू इच्छितो की सेल्फी हा एक नवीन मोड आहे फोटोग्राफिक याचा, एक नवीन इट्स अ न्यू आर्ट ऑल टुगेदर. Everybody cannot master that selfie photography, but yes, be safe when you take such kind of photographs. Be careful when you are taking all these selfies, because people go in dangerous places and they take selfies on such a just to get that movement. Yes, it would just don't make it memories for life. That is what I want to say over here. Taking into selfie, because it's a new thing which has come together. आठवणी आयुष्यात फोटोच्या माध्यमातून जगापुढे ठेवणार आहेत आणि ठेवणारे फोटोग्राफर आहेत. आणि तुम्हाला इतके वर्ष झाले आहेत फोटोग्राफर म्हणून, तुम्ही काय सांगू? तात्पर्य एकच आहे, टेक्नॉलॉजी खूप डेव्हलप झालेली आहे. आम्ही जितके वर्षापासून या क्षेत्रामध्ये वावरतो आहे, काळ बघितला, वेळ बघितली, सगळंच काही बघितलं, पण इथे जर टिकून राहायचं आहे तर टेक्नॉलॉजीसोबत तुम्हालाही तुमचे चेंजेस करावे लागतील. फोटो फिल्मच्या मधनं निघून आता आम्ही एका चिपपर्यंत पोहोचलेलो आहे. मेहनत खूप घ्यायची असते, एफर्ट्स खूप घ्यावे लागतात. कुठलंही काम करताना, कुठलंही एक वृत्तचित्र कव्हर करायचं असेल, एक असाइनमेंट कव्हर करायची असेल, तर त्याला तुम्हाला वेळ द्यावा लागेल. आणि बदलत्या काळासोबत आपल्याला देखील बदलावं लागेल. अन्यथा आपण फोटोग्राफीच्या क्षेत्रात खूप मागे जाऊ. पुढे जायचं आहे तर टेक्नॉलॉजीचा स्वीकार हा अत्यावश्यक झालेला आहे. बस टेक्नॉलॉजी खूप भर देऊन राहिली आहे आणि सेल्फीचं खूप मोड सुरू आहे. तुमचं इतकं आयुष्य गेलं आहे फोटोग्राफीमध्ये, तुम्ही काय सांगू इच्छिता यंगस्टर्सना? तसं पाहिलं तर सेल्फी ही काही खूप नवीन गोष्ट नाही. तसं नागपुरातमध्ये आमचे एक अतिशय उत्कृष्ट विंग कमांडर अशोक मोटे आहेत. ते एरियल फोटोग्राफीमध्ये त्यांचा हातखंडा होता. सहज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने त्यांना भेटण्याची वेळ आली तर जवळपास 50 वर्षापूर्वी त्यांनी आपल्या आयसोली पेंटॅक्सनी उडत्या विमानांमधून त्यांनी स्वतःचा फोटो घेतला. ज्यावेळेला विमानांचं फॉर्मेशन सुरू होतं त्याला आपण सेल्फी म्हणजे स्वतःच्या कॅमेऱ्याने काढलेला स्वतःचा फोटो हा जवळपास त्यावेळेला इंडियन एअरफोर्समध्ये त्यांनी काढलेला आहे. तर मला असं वाटते सेल्फी म्हणजे भारतामध्ये नवीन नाही, पण सेल्फी काढत असताना सेल्फिश न होता स्वतःची इमेज डेव्हलप करावी, स्वतःची उंची वाढवावी. राहिली गोष्ट नवीन टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून आपण नवीन गोष्टी जवळ करतो आहेत, नवीन तंत्रज्ञान जवळ करतो आहे. पण नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करताना आपल्याला ते शिक्षणसुद्धा घ्यायला लागेल. अनेकांनी महागडे कॅमेरे घेतलेले आहेत, पण ते नेमके वापरायचे कसे याचीसुद्धा त्यांना कुठेतरी इन्स्टिट्यूशनमधून त्यांना शिक्षण मिळालं पाहिजे. पण दुर्दैवाने असे इन्स्टिट्यूशन नाहीत आणि जिथे आहेत त्यांची फीस एवढी प्रचंड आहे की त्यांना कॅमेरा घेणं परवडतं पण त्यांना ते शिक्षण घेणं परवडत नाही. तर असं एखादं इन्स्टिट्यूशन जर नागपूर शहरामध्ये जर सुरू झालं तर अनेकांना चांगलं मार्गदर्शन मिळेल. पण आम्ही नागपूर प्रेस फोटोग्राफर असोसिएशनच्या वतीने आम्ही वेगवेगळे वर्कशॉप आयोजित करतो आणि ते मुख्य म्हणजे निःशुल्क असतात, जेणेकरून फोटोग्राफी करत असताना कोणाची फसवणूक होणार नाही आणि आपण एक उत्कृष्ट छायाचित्र काढत असताना आपल्यापाशी असलेल्या संसाधनाच्या माध्यमातून त्याचा योग्य वापर करून जास्तीत जास्त चांगलं काम कसं करता येईल अशा प्रकारची आम्ही त्यांना ट्रेनिंग ही निःशुल्क देत असतो. नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान ने घोषित कर दी, जिसके अध्यक्ष पद पर फिर से विकास ठाकरे को चुना गया, जबकि कोषाध्यक्ष के पद पर मनोज गोलावार को नियुक्त किए जाने की जानकारी नागपुर में आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई. नागपुर महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी घोषित की गई है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान द्वारा गठित नागपुर कार्यकारिणी में
विकास ठाकरे पर विश्वास रखते हुए फिर से ठाकरे को जिम्मेदारी दी गई, जबकि कोषाध्यक्ष का जिम्मा मनोज गोलावार को दिए जाने की जानकारी विकास ठाकरे ने पत्र परिषद के दौरान दी। नहीं, कांग्रेस चुनाव है इसलिए नहीं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से जो 9.5 साल में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नागपुर शहर की जनता के ऊपर जुल्म ढहा है। प्राइवेट बीओटी के माध्यम से जो ठेकेदार आए उन्होंने शहर की जनता के मेहनत के पैसे लूटे हुए हैं और आम जनता को कोई राहत नहीं मिली है। सड़क के गड्ढे हो, OCW का पानी हो, स्टार बस हो, घाट की लकड़ियाँ हो, हर चीज़ में इस महानगर पालिका ने शहर के जनता को तरसाया है। कांग्रेस कमेटी की आज हमने घोषणा की है और मुझे लगता है हमारा इरादा है कि हमारा कार्यकर्ता आम जनता तक पहुँचे, सामान्य जनता का सुख दुख, सामान्य जनता की ज़रूरत ये कांग्रेस के सिपाही को मालूम हो और उसने वह ज़रूरत कांग्रेस के हेडक्वार्टर तक पहुँचाए और उस जनता को न्याय मिला के दे। ये हमारा उद्देश्य है। कहीं पे किसके ऊपर भी अन्याय होता हो, कहीं कोई डिपार्टमेंट में किसी का काम न होता हो और किसी भी वजह से है सामान्य जनता परेशान हो, इसके लिए हमने बूथ वाइज रणनीति अपनाई है और मुझे लगता है कि 50-60 फोटो के पीछे एक हमारा कांग्रेस का सिपाही रहेगा। मुंबई नागपुर महामार्ग से 80 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 3000 एकड़ में टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए बुल्ढाना जिले के किसानों की उपजाऊ खेती पर अतिक्रमण करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसका विरोध करते हुए शेतकरी बचाओ संघर्ष समिति ने विरोध दर्शाते हुए शहर में रैली निकाली। मुंबई नागपुर महामार्ग से 80 किलोमीटर की दूरी पर बुल्ढाना के किसानों की जमीन है, जहां खेती कर वो अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से इस जमीन पर अतिक्रमण कर किसानों को नाममात्र कीमतों पर जमीन बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है और इस 3000 एकड़ जमीन पर टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए किसान बचाओ संघर्ष समिति ने जिले में रैली निकाली और इस टाउनशिप के निर्माण को रद्द करने की मांग की। किसानों का कहना है कि इस टाउनशिप के बनने से हजारों किसान भूखे मरने को मजबूर होंगे। मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग बुलढाणा जिल्ह्यामधून जवळपास 80 किलोमीटर जात आहे आणि त्या 80 किलोमीटरमध्ये 3 टाउनशिप टाकलेले आहेत। त्यामध्ये दुसरवी टाउनशिप या टाउनशिप याला लागणारी 1000 एकर जमीन, महामार्गाला लागणारी 3000 आणि त्या 3 टाउनशिपला लागणारी 3000 एकर जमीन शासन शेतकऱ्यांच्या ही जमीन शेतकऱ्याकडून हिसकावून घेण्यासारखी हिसकावून घेत आहे। त्याचं कारण असं की शेतकऱ्यानं फार मोठ्या मेहनतीने ही जमीन कमवलेली आहे। घामाचे पैसे गाळून ही जमीन त्या ठिकाणी शेतकऱ्यानं कमावलेली आहे आणि आंध्र पॅटर त्यामध्ये एका एकराला 10 गुंठे जमीन, त्यानंतर 10 वर्ष त्या जमिनीचा मोबदला 30,000 आणि 50,000 अशा पद्धतीनं हे सरकार देणार आहे। कुठल्याच परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्याला हे परवडणारं नाही। यामध्ये शेतकऱ्याची जमीन गेल्यानंतर शेतकरी हा भिकेला लागणार आहे। त्याचा कुठलाही शासनाला या जमिनी देण्याला आमचा तीव्र विरोध आहे। 1 गुंठा देखील जमीन आम्ही शासनाला महामार्गासाठी किंवा टाउनशिपसाठी देणार नाही असं आम्ही सर्व शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी अगदी म्हणजे मनापासून चंग बांधलेला आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत आमचा शेवटच्या क्षणापर्यंत आमचं रक्त सांडेपर्यंत आम्ही ही जमीन आमच्या शेतकऱ्यांची जमीन आम्ही शासनाला देणार नाही असा आम्ही सर्व शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी निर्धार केलेला आहे आणि म्हणून शासनानं आमच्या जमिनी घेऊ नये आणि अशी आमची शासनाला कळकळीची विनंती है। नागपुर के डॉक्टर आम्बेडकर सभागृह में वायु सैनिक का संघर्ष में सफर इस पुस्तक का विमोचन किया गया। जगदीश दुफारे द्वारा लिखित आत्मचरित्र पुस्तक का विमोचन आम्बेडकरी विचारवंत और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर भाऊ लोखंडे के हाथों हुआ। इस दौरान इजेड खोबरागड़े, प्रभाकर दुपारे सहित कई गणमान्य मौजूद थे। जगदीश दुफारे द्वारा लिखित आत्मचरित्र वायु सैनिक का संघर्ष में सफर, इस पुस्तक में एक वायु सैनिक के संघर्ष की कथा और व्यथा को व्यक्त किया गया। देश की सेवा करते हुए किन विकट स्थितियों में एक सैनिक काम करता है, उसे अपने लेखन कला से जगदीश दुफारे ने बताया, जिसका विमोचन नागपुर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारी और पत्रकारों की उपस्थिति में हुआ। इस दौरान कई गणमान्य भी मौजूद थे। दिलदारपणा आहे, मनाचा रुजूपणा आहे, सरळपणा आहे,
त्यांनी हे लिहित असताना उमरागडे साहेबांच्या आणखी एक पाऊल या ग्रंथाचा विसर पडू दिला नाही. तोंडावर नाही तारीफ करीत, मागे देखील मी तारीफ करतो त्यांच्या पुस्तकाची. जेव्हा त्यांनी मला तो ग्रंथ दिला, मी त्या ग्रंथाची अर्ध्यापेक्षा अधिक सतत अखंडपणे वाचून काढला. एवढी पकड घेणारा त्यांचा तो ग्रंथ आहे. आणि त्यामध्ये त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाला जी दिशा दिलेली आहे, जे व्यापक प्रमाणामध्ये मांडलेलं आहे, तिथे आत्मस्तुतीचा थोडासा अंश येऊ दिला नाही. म्हणजे स्वतःची पढाई मांडण्यासाठी तो ग्रंथ त्यांनी लिहिला नाही, परंतु आमच्या समाजावर कशी संकट येतात, आमच्या अधिकाऱ्यांना काय काय अडचणींना तोंड द्यावं लागतं, आमचा इतिहास कसा खराब होतो, आमचा वरचा अधिकारी आम्हाला कसा त्रास देतो, याबरोबरच खेड्यावर आणि त्याचे जंगली एरियामध्ये जाणं, जिथे मच्छराशिवाय काहीही नव्हतं. पहिला कलेक्टर आमदार, पहिला सीईओ आमदार, पहिला मेडिकल ऑफिसर आमदार, त्या भागामध्ये त्यांनी काम केलं. आणि नक्सलाईट ज्यांच्या नावाला लोक घाबरतात, त्या लोकांमध्ये जाऊन त्यांनी काम केलं. गडचिरोलीला मी एकदा भाषणाला गेलो, तर ते चुमन नावाचे आपले एक न्यायाधीश आहेत, खूप उंच पुढे आहेत, 6.90 असे मोठा पर्सनॅलिटी त्यांची प्रभावी आहे. जेवायची वेळ आली तर मी विचारलं, जेवण झाल्यावर गाव म्हणतो इथे नक्सलाईट आहेत म्हणतात, परंतु ते मला कधी दिसले नाही. ब्रेक के बाद रुक करते हैं अमरावती की खबर की ओर। आंजनगांव सुरजी के चांदसूर्या नदी पर सातगांव से मलकापुर तक बना कच्चा पुल बह जाने से एक विवाहिता की मौत हो गई है। इस कच्चे पुल के निर्माण कार्य करने की मांग इस क्षेत्र की जनता लंबे समय से कर रही थी, लेकिन इस दुर्घटना के बाद आंजनगांव सुरजी के महिला, पुरुष और बच्चों ने प्रशासन के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे हैं। आंजनगांव सुरजी के सातगांव से मलकापुर तक बना कच्चा पुल बह जाने से जहां एक विवाहिता महिला की मौत हुई है, वहीं इस पुल के धराशायी होने से यातायात भी रुका हुआ है। जहां आवागमन रुक जाने से जनता परेशान है, वहीं बच्चे स्कूल जाने से वंचित है, क्योंकि यह मात्र एक ऐसा कच्चा पुल था जिसके जरिए दूरी तय की जाती थी। ऐसे में नए पुल के निर्माण की मांग को लेकर आंजनगांव सुरजी के महिला, पुरुष और बच्चे आमरण अनशन पर बैठे हैं। नीचे तक्रार केली होती ते लोतवाडा, चांदखेड, कोनोरा आणि वडरगळी जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग दर्यापूर यांनी लोतवाड्यात काँक्रीट रोडचे बांधकाम केले होते. म्हणजे 1.5 वर्ष झालं. 1.5 वर्षापासूनच्या अगोदर काम केलं होतं. कामाच्या इस्टिमेट मागितलं मी. इस्टिमेटनुसार ते काम केलं नाही, तर ते तक्रार दिली होती मी मार्चमध्ये 2015ला. यानी कि आपने जो तकरार दाखिल की थी वो 2015 में की? हाँ, मार्च में। क्या आपने की हुई तकरार का वरिष्ठ अधिकारियों ने दखल लिया? नाही, सही दखल ली नाही. हो, म्हणजे खरी मी जे म्हणजे तक्रार दिली होती त्या तक्रारीची खरोखर चौकशी केलीच नाही. तातूर मातूर चौकशी करतात भ्रष्टाचारी अधिकारी, बस वाचायचं काम करतात. क्या इस इनक्वायरियों के बाद में आपको क्या कैसा लगा? इन्क्वायरी पहिले पिछले साल म्हणजे मागच्या वर्षी अमरावतीला जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे 3 दिवस आमरण उपोषण केलं होतं. त्यावेळी त्यांनी लेखी दिलं होतं मला किंवा आम्ही चौकशी करून दोषीवर कारवाई करू, बरोबर. कुठली लेखी दिल्यानुसार कुठलीच कारवाई केली नाही. लेखी दिल्यानुसार कारवाई न केल्यामुळे मी मागच्या वर्षी म्हणजे 15 ऑगस्ट 2015 साली आत्मदहनाचा शासनाला इशारा दिला होता की जर मला चौकशी करून दोषीवर कारवाई न केल्यास मी आत्मदहन करेल. पण चौकशी अहवाल मला तो 15 ऑगस्टच्या नंतर दिला, त्यामुळे मी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. अमरावती गाडगेनगर पोलीस स्टेशनला 309चा गुन्हा माझ्यावर दाखल आहे. बौद्ध धर्म में वर्षावास के महत्व को देखते हुए पूरे देश में बौद्ध द्वारा इसका पालन किया जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में वर्षावास में विहारों में धम्म ग्रंथ का पठन कर बच्चों को धम्म के संस्कार डाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, हर तरफ वर्षावास के 3 महीनों में धम्म का पालन किया जाता है। घर की महिलाओं द्वारा ही धम्म का ज्ञान और संस्कार को फैलाने के लिए विहारों में कार्यक्रम लिए जाते हैं। शाम होते ही बच्चे अपनी मां के साथ विहारों में नियमित धम्म ग्रंथ का पठन करते हैं, ताकि बच्चों को धम्म ज्ञान से अवगत कराया जा सके। आषाढ़ी पूर्णिमा से शुरुआत हुई है। आज पूरा 1 महीना हो गया। श्रावणी पूर्णिमा है। हमारे यहाँ सुबह कृष्ण पंचशील होता है। हर रविवार को पूरी वंदना होती है
और पूर्णिमा के दिन परित्राण होता है। हम सब लेडीज़ द्वारा ही कराया जाता है और हम सब लेडीज़ ही करती है। और हाँ, वर्षावास मतलब हमको बहुत उत्साह से करने की हमारी इसमें इच्छा रहती है और सब पूरी तैयारी से किया जाता है और सब भागीदारी लेते हैं इसमें और सब पूरी तरह से अपने मन से विहार में आते हैं और पूरा समय देते हैं। और हम अष्टमी, दोनों अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को उपवासत व्रत लेते हैं। अष्टशील का उपवासत व्रत लेते हैं। उस दिन मतलब हम 12 के पहले ही भोजन करते हैं। जब से शुरू हुआ है तब से हमारा यानी उत्साह बहुत बढ़ गया है और बिहार में आने की एक घर से ही उम्मीद रहती है कि आज बिहार में जल्दी जाना चाहिए। बिहार की पूरी वंदना बच्चों को भी सिखाना जरूरी है, इसलिए बच्चों को भी साथ में लाते हैं और बिहार में आने के बाद हमारा 1 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बिहार में शाम 6:30 बजे हम आते हैं। 6:30 बजे शुरुआत होती है। पहले त्रिशरण पंचशील लिया जाता है, ग्रंथ का पठन किया जाता है और उसके बाद में महिलाएं कुछ डिस्कस करती है इसी बिहार के बारे में और सभी महिलाएं सहयोग करती है और सभी रेगुलर आती है। इस वर्ष हमने 70वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। जहां सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में आज़ादी का जश्न मनाया गया, वहीं स्कूलों में भी इस दिन का उत्साह देखा गया। भंडारा जिले के यूनाइटेड कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में छात्रों ने सैनिकों की वेशभूषा धारण कर वीरों को सलामी दी। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी या महापुरुषों के ऐतिहासिक दिन, इन दिनों की पहचान बच्चों को स्कूल से ही कराई जाती है। इस वर्ष भी 70वें स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों में आज़ादी का जश्न मनाया गया। भंडारा के यूनाइटेड इंग्लिश स्कूल में छात्रों ने सिपाहियों की वेशभूषा धारण कर कारगिल पर होने वाले कारनामों को प्रदर्शित किया। वहीं देशभक्ति गीतों पर छात्रों ने उत्साह दर्शाया। विद्यार्जन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा 1987 में यहाँ गांव खेड़े में एक संस्था ओपन की है और उसका जो थीम था वो थीम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ो पढ़ाई दो, शिक्षा संघटित करा आणि संघर्ष करा हा नारा त्यांनी दिला होता। इस कारण ही हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर इसका स्टडी किया और देखा कि हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शुरू हुई थी, गरीबों के बच्चों को पढ़ाई के लिए मना कर दिया था, जिसके कारण हमारे दिल में ये बात आई कि हम गरीबों के लिए कुछ करें। इसलिए इंग्लिश मीडियम पूरा भंडारा जिले में कोई भी संस्था नहीं चला रही थी और पूरे विश्व का जो माध्यम है वो इंग्लिश मीडियम ही है। इंग्लिश मीडियम के द्वारा हम अपने बच्चों को दुनिया के लेवल में ला सकते हैं, विश्व में उनका नाम रोशन कर सकते हैं। इसलिए हमने छोटा सा पौधा यहाँ लगाया था और आज उसका विशाल रूप धारण हुआ है, यह आप देख रहे हैं। इसके लिए प्रेरणा सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मिली थी। हम ये चाहते हैं कि यहाँ गरीबों के बच्चों के लिए अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देकर हमारे बच्चे राष्ट्रीय लेवल में अपना नाम रोशन करें, यही हमारा लास्ट में ध्येय है। आज की जय भीम मीडिया में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात। जय भीम।